सवाल है कह रहे कि विलोम आपको बताना है साथियों सहित शब्द का। तो सहित का विलोम क्या होता है साथियों? सहित का विलोम विहीन होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर विमुख का विलोम आपसे पूछा जाए तो विमुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख होता है। विमुख का विलोम उन्मुख भी होता है और सम्मुख भी होता है। और सहित का विलोम क्या होता है साथियों? रहित होता है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, किसी के पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? अनुगामी कहा जाता है। और अनुगामी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। कह रहे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दीजिए। यानी कि आपको ये बताना है साथियों तिरस्कार कैसे लिखा जाता है, मुझे बताइए। तो तिरस्कार की सही वर्तनी जो लिखी हुई है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर रिपीट क्वेश्चन हो गया। कह रहे कि गिरी का पर्यायवाची, गिरी का मतलब पता साथियों क्या होता है? गिरी का मतलब, गिरी का मतलब की अगर बात करें, गिरी का मतलब होता है साथियों पहाड़। तो पहाड़ कहां पर लिखा हुआ है? पहाड़ नहीं लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों, पर्वत भी हम लोग कह सकते हैं। तो पर्वत आपका साथियों यहां पर जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर बात करें आकाश के भी बहुत सारे पर्यायवाची, जैसे कि आकाश को आसमान कहते हैं, गगन कहते हैं, आकाश को व्योम कहते हैं और शून्य कहते हैं। धरती की अगर हम बात करें ना साथियों तो धरती को धरा कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, भूमि कहते हैं। ये सारी चीजें भी आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको साथियों पता क्या कहा जाएगा? उसको त्याज्य कहा जाएगा, जिसको त्याग देना उचित हो। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि आपको बताना है घृणा शब्द का साथियों समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो घृणा को पता साथियों क्या कह सकते हैं? घृणा की अगर बात करें, घृणा को नफरत कह सकते हैं। तो नफरत आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है रिपु, हो सकता हो ये रिप लिखा हुआ, रिपु लिखा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ये रिपु शब्द होता है तो रिपु का मतलब पता क्या होता है साथियों? रिपु का मतलब होता है शत्रु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन को विरोधी भी कहते हैं और वैरी भी कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। शत्रु से पर्यायवाची आपसे पूछा जा सकता है। कह रही कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। अब यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ना, रोक दिया, ये नहीं आना चाहिए, कुछ और आएगा। क्या बचा लिया आएगा? यानी कि सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, ये आना चाहिए। या भगा दिया, भगा दिया तो नहीं आएगा। रोक दिया, रोक लिया, ये भी नहीं आएगा। हटा दिया, ये भी नहीं आएगा। मैं कहूंगा सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, ये होना चाहिए। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताव रहा था, देख रहा था, घूर रहा था, झांक रहा था। यानी कि इस खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा घूर रहा था, ये आना चाहिए। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के मधुर का आपको साथियों यहाँ पर विलोम बताने। तो मधुर का विलोम साथियों क्या हो सकता है, एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए, देखिए अगर बात करते हैं लवण का, लवण का साथियों विलोम क्या होता है? तो लवण का विलोम पता क्या होता है? शर्करा होता है लवण का विलोम। तिक्त की अगर बात करते हैं साथियों, तिक्त का विलोम क्या होता है? तिक्त का विलोम साथियों मधुर भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। और अगर बात करते हैं मधुर का विलोम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मधुर का विलोम एक तरीके से कटु भी हो जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर अगर बात करें कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। भारत एक ताकतवर देश है। तो ताकतवर की जगह पर क्या आएगा? दुर्बल देश है नहीं, शक्तिशाली देश है, ये होना चाहिए। या विकसित या प्रभावशाली, मैं कहूंगा शक्तिशाली यहां पर होना चाहिए। यानी कि भारत एक शक्तिशाली देश है, ये पूरा वाक्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के आजकल वहां काफी सरगर्मी है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको सातों चयन करना है। यानी कि खाली जगह यहां पर है। तो आजकल वहां काफी, है ना, काफी सरगर्मी दृष्टिकोण है, ये होना चाहिए। काफी सरगर्मी वैविय है या दिखती है या संभावित है? तो मैं कहूंगा यहाँ पर दिखती है आना चाहिए। और पूरा वाक्य आपका जो बनेगा वो आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखती है, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है? देखिए उषा काल की अगर बात करें तो सूरज के उगने से जो पहले का समय होता है, जब अंधेरा खत्म हो रहा होता है, उसको साथियों कहते हैं उषा काल। यानी कि सूर्य से निकलने से पहले के समय को उषा काल कहते हैं। विभावरी की अगर बात करें, जो तारों भरी रात होती है ना साथियों, उसको विभावरी कहते हैं। अगर प्रदोष शब्द की बात करते हैं साथियों, जो रात का पहला पहर होता है ना, उसको साथियों प्रदोष कहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है, तो मध्य रात्रि के समय को निशीथ कहा जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कि उज्ज्वल की वर्तनी क्या होगी? सही उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? मैंने आपको बताया कि उज्ज्वल में 2 बार जा आएगा और दोनों बार आधा आधा जाएगा। अगर ये बात आप लोग को याद है तो आप ऐसा सवाल सही कर देंगे। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों? आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमल का पुष्प होता है। तो कमल का पुष्प कैसा होता है? सुकोमल होता है या कोमल होता है, निर्मल होता है, विमल होता है? सबसे सही शब्द यहाँ पर जो आएगा वो कोमल शब्द आएगा। यानी कि कमल का फूल कमल का पुष्प कोमल होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, यह बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अंगीकार की अगर बात करते हैं, अंगीकार का मतलब क्या होता है? स्वीकार ही होता है। तो ये तो पर्यायवाची हो गया। अंगीकार का विलोम क्या होना चाहिए साथियों? अस्वीकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? अस्वीकार होना चाहिए। उसके अलावा
अधम का विलोम उत्तम होता है, बिल्कुल सही। अकाम का विलोम सकाम होता है, बिल्कुल सही। और अवनत का विलोम उन्नत होता है, बिल्कुल सही। तो कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं। अब नहीं है तो यही आपका आंसर है। अगला देखिए, कह रहे कि वर्तनी बताइए कौन सी सही है। तो ईर्ष्यालु कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, बड़ी ई आता है साथियों, ये भी गलत है। ईर्ष्यालु आपका जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसका चयन करें। कहेंगे अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, तो ये तो गलत लग रहा है ना। अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं थोड़ी ना होता है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं ये होता है, तो होते हैं यहां पर आना चाहिए, होती हैं यहां पर नहीं आना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अंधेर करना साथियों इसका मतलब क्या होता है, ये आपको यहां पर बताना, बताइए साथियों। अन्याय करना होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंद्र का, अब आपको समानार्थी साथियों बताने कि इंद्र का समानार्थी क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, इंद्र का समानार्थी शब्द जो है ना वो देवराज हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं समानार्थी बताना है आपको तुरंगी शब्द का। तो तुरंगी शब्द का साथियों क्या समानार्थी हो सकता है? अस्तबल कहेंगे, घुड़सवार कहेंगे साथियों, घुड़सवार कहा जाता है, ये बात आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे हैं जो ना जाना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको अज्ञात, ज्ञात, अनजान, अतिथि कहेंगे। मैं कहूंगा जो ना जाना गया हो उसको अज्ञात कहा जाएगा, ये आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखेंगे। अतिथि क्या साथियों? जिसकी आने की कोई तिथि ना तय हो उसको अतिथि कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, दोपहर के बाद के समय को साथियों क्या कहा जाता है? ये बहुत आपसे पूछा जाता है, मैं आपको कुछ पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मध्याह्न शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों कहते हैं दोपहर के समय को, क्या जो दोपहर का समय होता है ना साथियों, दोपहर का समय, दोपहर के समय को कहते हैं साथियों मध्याह्न, ये आप लोग याद रखेंगे। दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं साथियों? दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं साथियों दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। तो ये तीन आप लोग याद रखेंगे, दोपहर के समय, दोपहर के पहले के समय, दोपहर के बाद के समय। खिजर खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो इन्होंने साथियों सैयद वंश का प्रारंभ किया था खिजर खान ने। अगला देखिए, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था साथियों। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, गुलामों का गुलाम, क्या गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो इसको ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में युद्ध के दौरान लूट पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो साथियों इसको क्या कहा जाता था? खम्स कर कहा जाता था। क्या खम्स नामक कर कहा जाता था? आंसर आपका सी होगा। कह रहे उसके बाद देखिए, तुगलक नामा किसने लिखा था? तो तुगलक नामा की अगर बात करते साथियों ये किसने लिखा था? ये अमीर खुसरो ने लिखा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रही दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा उर्दू तो नहीं थी साथियों, फारसी थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, करके किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा अलाउद्दीन खिलजी की बात चल रही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इसमें से क्या बौद्ध साहित्य? तो जो त्रिपिटक है ना साथियों, त्रिपिटक ये बौद्ध साहित्य ही तो है। उसके बाद देखिए, करके गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहां पर दिया था? तो इन्होंने साथियों सारनाथ में दिया था। सारनाथ अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा साथियों आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लिंगराज मंदिर साथियों कहां पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर साथियों भुवनेश्वर में स्थित है। राइट आंसर आपका सी होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना साथियों किस वर्ष की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो क्या 1928 में की गई थी? नहीं साथियों, 1924 में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राज्य ने शुरू किया था? तो किस राज्य ने शुरू किया था साथियों? ये बात आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, यानी कि बिंबिसार निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो बिंबिसार की अगर बात करते हैं साथियों ये हर्यंक वंश का है ना संस्थापक था। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि धौलावीरा ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो धौलावीरा की अगर बात करते हैं साथियों ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो इसमें से सिकंदर का समकालीन कौन था? मैं कहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, ये सिकंदर का ही तो समकालीन था साथियों। सही जवाब आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। नाटक में जैन धर्म के प्रसार के लिए किसे जिम्मेदार माना गया था? तो साथियों किसे जिम्मेदार माना गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को जिम्मेदार माना गया था। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि आपसे पूछा जा रहा है कि हनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा था, है ना? तो ये बात किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया साहब ने साथियों ये बात कही थी। आंसर आपका ए होगा। कौन सा मुगल सम्राट अच्छा वीणा वादक था? तो अच्छा वीणा वादक आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूँ औरंगजेब आपका जवाब हो जाएगा। औरंगजेब मुगल सम्राट अच्छा वीणा वादक था। अगला देखिए, कौन सा मुगल सम्राट अच्छा वीणा वादक था? ये तो रिपीट हो गया। कह रहे कि प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी थी? तो पद्मावत किसने लिखी थी आपसे पूछा जा रहा है। क्या मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल सही जवाब, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही लिखी गई थी। एलोरा की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आपका जवाब क्या हो सकता है? आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए।
तो आपको याद रखना है एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर ये बौद्ध और जैन मंदिर है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग ये किसने बनवाया था? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो आपको बताना है जहांगीर के द्वारा ही शालीमार बाग को तैयार किया गया था, बनाया गया था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वास्तविक संस्थापक थे? तो इनका नाम साथियों सैयद अहमद खान है और यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए करके भारतीय प्रतीक पर गढ़े गए सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है साथियों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर आपका सी होगा। गोत्र शब्द का वर्ण पहली बार कहां पर किया गया था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार ऋग्वेद में किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है साथियों? मुझे बताइए। एशिया महाद्वीप पर स्थित थी। आंसर आपका बी हो जाएगा, जिनका आंसर बी तो बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो क्या सारनाथ में दिया था? मैं कहूंगा बिल्कुल सारनाथ में ही दिया था। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे साथियों? तो कौन थे? क्या महावीर स्वामी थे? बिल्कुल सही साथियों, महावीर स्वामी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था? मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। राइट आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि गुप्त वंश का ये शासक था और इसने सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके निम्नलिखित में से किस शासक को, है ना, किस शासक को नेपोलियन, क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर? भारत का नेपोलियन होना चाहिए साथियों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला देखिए इनमें से किस शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? मैं कहूंगा कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आंसर आपका ए होगा। करके गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश को, बाबर को, हसन गंगू को नहीं साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। करके किस शासक को मकबरों का दादा कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? इल्तुतमिश की बात चल रही है। इल्तुतमिश को मकबरों का दादा कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला शासिका का नाम क्या था? मुझे बताइए। चलिए, तो भारत की पहली महिला शासिका साथियों कौन थी? रजिया सुल्तान थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी कि अली गुरशास्प निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम था? तो किसके बचपन का नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था? तो आपको मालूम होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था। कह रहे कि फतेहाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही फतेहाबाद शहर की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए याद रखेंगे। अगला देखिए आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा साथियों आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ये बात भी आपको याद रखना है ना। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था साथियों? बाबर था। उसके बाद देखिए चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसे हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने साथियों हुमायूं को हराया था, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चौसा की लड़ाई कब हुई थी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? तो किसकी बात चल रही है? मैं कह सकता हूं साथियों अकबर की बात चल रही है, यानी कि अकबर जो मुगल सम्राट था ये अशिक्षित था। राइट आंसर आपका डी होगा। कह रहे टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो टॉमस रो ये जहांगीर के, है ना, दरबार में आया था। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस उपलब्धि में दी गई थी? तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही, दक्षिण विजय, है ना, दक्षिण विजय भारत की उपलक्ष्य में साथियों इनको शाहजहां की उपाधि दी गई थी खुर्रम को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर को पुनः जो लगाया गया था वो औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम की अगर बात करते हैं तो इनको ही शिमला का संत कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रशेखर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनको ही साथियों युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं, विज्ञानेश्वर हैं, पारणी हैं या सातु नागसेन है? तो मैं कहूंगा नागसेन जो है ना ये मिलिंद पन्हो के लेखक हैं। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। पहला साथियों नंबर सीरीज का सवाल है। कह रहे कि सबसे पहले 15 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 75 है और उसके बाद 105 है और फिर अगला नंबर आपको बताना है कि अगला नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 15 में सातों अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 में भी अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 में भी अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर भी साथियों 30 जोड़ना होगा, तो जब यहाँ पर 30 जोड़ेंगे तो 135 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या 135 कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे अक्षर समूह दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं।
जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करिए जो असंगत है। यानी कि किसी में 3 में साथियों, किसी 3 में एक लॉजिक लगा होगा लेकिन एक ऑप्शन में अलग लॉजिक लगा होगा, वही आपको बताना। देखिए अब अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर टी जो होता है ना ये 20 पर होता है, ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो 23 पर होता है, जेड की बात करते हैं 26 पर होता है, और सी 3 पर होता है, एफ 6 पर होता है, डी 4 पर होता है, जी 7 पर होता है, जे 10 पर होता है, एम 13 पर होता है, पी 16 पर होता है। देखिए जरा यहाँ पर अगर लॉजिक की हम बात करें ना, तो यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, अरे भाई 20 से 23 हो गया, 26 हो गया, 3 बढ़ाया गया, और यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया, 26 जेड, उसके बाद ए बी सी यानी कि 3 नंबर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 नंबर बढ़ाया गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी 3 नंबर बढ़ाया गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 3 नंबर बढ़ाया गया। अब इसकी अगर बात करें तो एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, और डब्ल्यू 23 पर आता है, और ए 1 पर होता है। यहाँ पर तो साथियों अलग है, देखिए 1 बढ़ाया गया है, फिर 5 बढ़ा दिया गया, और मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पर देखिए 3 बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर भी 19 से 22 हुआ है, फिर 25 हुआ है, फिर 2 हुआ, बिल्कुल साथियों। यानी कि सबसे अलग लॉजिक जो लगा होगा वो ऑप्शन नंबर बी में लगा होगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए आपके सामने है, कह के 16 भाग 32 गुणा 128 प्लस 9 माइनस 17 बराबर माइनस का 4। आपको बताना है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता होगी। अगर हम साथियों ऑप्शन नंबर ए को सही माने, जैसे कि भाग की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर भाग कर दें और इसको कैलकुलेट करें, तो देखिए क्या माइनस का 4 आएगा, देखिए जरा, यानी कि 16 और ये 32 हो जाएगा, और ये 128 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। भाग की जगह पर प्लस, भाग है तो साथियों प्लस आ जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा, है प्लस है तो साथियों भाग आ जाएगा, और फिर माइनस का माइनस रहेगा साथियों। अब देखिए 9 से ये कटेगा, देखिए जरा 9 से तो ये कट नहीं रहा है, तो ये लॉजिक मुझे नहीं लग रहा साथियों सही होगा। बी वाला ट्राई करिए एक बार। अच्छा बी वाला यहाँ पर गायब हो गया, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, और यहाँ पर साथियों भाग लगा लीजिए, और यहाँ पर फिर माइनस लगा लीजिए। इसकी अगर बात करें गुणा की जगह पर माइनस, तो भाग का भाग आ जाएगा, और गुणा की जगह पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है प्लस रहेगा, माइनस है तो साथियों गुणा आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 दूना 32, 1/2 माइनस 128। मुझे नहीं लग रहा है साथियों ये हो सकता है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। अब इसको ट्राई करिए, गुणा की जगह पर भाग, भाग की जगह पर गुणा, तो भाग है, भाग की जगह पर साथियों गुणा आ जाएगा, ये क्या है गुणा, गुणा की जगह पर साथियों भाग आ जाएगा, और प्लस का प्लस रहेगा, और माइनस का माइनस रहेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, देखिए क्या ये कट सकता है आपस में, अगर हम बात करें 16 गुणा है ना 32 भाग 128 कट सकता है, देखिए जरा अगर कट सकता है अच्छी बात है। 2 से अगर कट करे तो 16 आ जाएगा, 2 से कट करे 64 आ जाएगा, 16 कम 16, 16 चौक 64, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है। अच्छा ये भी कट सकता है, 4 कम 4, 4 चौक 16, यानी कि इस पूरे को कैलकुलेट करके 4 आया है, और प्लस साथियों 9 और माइनस 17, इसको प्लस करिए कितना आ जाएगा साथियों, ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 17 कितना होता है, माइनस का 4 होता है, यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर ये नंबर आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, माइनस का 4 आ चुका है, तो मैं कह सकता हूँ साथियों आंसर हमारा जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करिए जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो अगर साथियों मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख दूं, जी डबल गैप, उसके बाद साथियों पी के और गैप, और डी, और फिर साथियों एफ हो जाएगा, है ना। डी एफ के बाद साथियों एक गैप है, और के जी डी, और फिर साथियों 2 गैप, और फिर के है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर साथियों बताना होगा। चलिए तो कितने लेटर हैं, कितने खाली जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, तो साथियों कितने 3 3 की भी बना सकते हैं, है ना। तो अब देखिए अगर 3 की बनाएंगे तो जी यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर जी नहीं है, फिर यहाँ पर भी जी नहीं है, तो 3 की नहीं 4 की बना के देखिए एक बार साथियों, है ना। ये 4 की भी साथियों नहीं बनना है, जी है और पी है, तो यहाँ पर जी पी नहीं है, तो 5 की बना के, क्योंकि 15 है तो 5 की भी बन सकती है, 1 2 3 4 5, देखिए जी है ना, और 1 2 3 4 5 ये हो गया, जे 1 2 3 4 5, यानी कि अंत में के आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। के से पहले पी है तो साथियों पी यहाँ पर आ जाएगा, और पी यहाँ पर भी आ जाएगा। सबसे पहले जी है, जी है, जी है, तो यहाँ पर भी साथियों जी आ जाएगा, जी डी एफ पी के, तो जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के, जी डी एफ और साथियों पी के। अब आपको देखना है कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने डी एफ लिखा है, आपने जी लिखा है, आपने पी लिखा है, आपने एफ लिखा है, आपने पी लिखा है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है कि डी एफ जी पी एफ पी, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। करके सभी एमटेक के छात्र इंजीनियर हैं, ठीक है, सभी एलएलएम छात्र वकील हैं। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम बना लेते हैं। करके सभी एमटेक के छात्र, मान लीजिए साथियों
ये एमटेक के छात्र हो गए, है ना, ये एमटेक के छात्र हो गए। सभी एमटेक के छात्र जो है ना वो इंजीनियर हैं, ठीक है, इंजीनियर हमने बना लिए। यानी कि सभी एलएलएम के छात्र, क्या साथियों, सभी, है ना, एलएलएम के छात्र कौन है, वकील हैं, तो साथियों ये वकील हमने बना लिए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले में कहने के सभी वकील एलएलएम छात्र हैं, भैया सभी वकील नहीं होंगे एलएलएम छात्र, कुछ वकील होंगे एलएलएम के छात्र, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, सभी इंजीनियर एमटेक छात्र नहीं है, कुछ इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ था साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ साथियों, देखिए 81 है, उसके नीचे 3 है, उसके नीचे 54 है, ठीक है। उसी प्रकार साथियों 33 है और उसके नीचे 6 है, और फिर साथियों 11 है, उसके बाद 56 है, और उसके बाद साथियों 4 है। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर साथियों कैसी क्या कैलकुलेशन होगी, ये बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए एक काम साथियों ये करिए, अगर हम 3 की कराएंगे इससे भाग कराइए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते की 27 आया है ना, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। इसकी कराइए, ये तो कटेगा ही नहीं साथियों, है ना, ये कट ही नहीं रहा है, ये नहीं कटेगा ना, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, एक काम करिए इन दोनों की गुणा कराइए आपस में, है ना, 3 की 54 से गुणा कराइए। अगर 3 की गुणा 54 से कराते हैं तो 4 3 12 हो गया, 3 पंजे 15 और 1 16 हो गया। 162 का जब आप आधा करोगे तो 81 आता है। उसी प्रकार इनकी गुणा करिए तो 66 आएगा, 66 का जब आधा करोगे तो 33 आएगा। यानी कि अब आपको इसकी गुणा करना है, तो किससे गुणा करें साथियों, मान लीजिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इससे अगर हम गुणा करते हैं और फिर भाग हम 2 से देते हैं, अरे भाई 2 ही से तो भाग दे रहे हैं, इसमें 2 से तो भाग दे रहे हैं, तो कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना है, इसकी गुणा 2 से हो जाएगी, फिर भाग 4 से हो जाएगी, 2 से तो हमने गुणा कर दी, भाग 4 से कर दी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको निकालना है ना। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 दूना 28 हो जाएगा, यानी कि 28 आपकी वैल्यू आ जाएगा, और ऑप्शन में भी साथियों 28 है, तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि निश्चित कोड भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है, पोस्ट को 210 लिखा जाता है, तो नॉइस को साथियों क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। चलिए ऐसा तो नहीं साथियों, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ कुछ कैलकुलेशन की गई। देखिए सी 3 पर आता है, ओ 15 पर आता है, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, एच 8 पर आता है, 90 कैसे बना, सबसे बड़ा सवाल ये है। एक काम करिए साथियों, आप इन सबको जोड़िए जरा, 15 और 3 18 और 1 19, 19 3 22, 22 और ये तो 30 हो रहा है, यानी कि इनको प्लस करने पर 30 आ रहा है। अच्छा इसको एक बार देखिए, पी 16 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एस 19 पर आता है, टी 20 पर आता है। अगर हम इसको प्लस करेंगे 0 9 5 कितना 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0 2 लग गया, 4 5 6 7 70 आ गया। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर 210 लिखा हुआ। तो एक काम करिए, 30 की गुणा जब आप 3 से कराएंगे तो 90 आता है, उसी प्रकार 70 की गुणा जब आप 3 से कराएंगे तो 210 आता है। तो लॉजिक हमें पता चल गया साथियों, एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और आई 9 पर आता है, और एस 19 पर आता है, ई 5 पर आता है। इनको प्लस करिए, 9 5 14, देखिए 9 9 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 और 5 28, 28 29 30 31 32, 32 का 2 हाथ से लग गया 3 4 5 6 62 आ गया। तो 62 की भी गुणा आपको 3 से करानी पड़ेगी, तो मैं कहूंगा 186 आ जाएगा, और 186 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, एक विशिष्ट कोड भाषा में DESK यानी कि डेस्क को क्या लिखा जाता है, @ हैशटैग प्लस और प्रतिशत, और रेन का कोड क्या है साथियों, डॉलर माइनस गुणा और स्टार। इस प्रकार आपको बताने के रिस्क का कोड क्या होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर साथियों देखिए आर का कोड क्या होगा, आर कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो आर का कोड डॉलर है, ठीक है, डॉलर हमने यहाँ पर बना लिया। आई के कोड की अगर बात करें, आई का कोड ये गुणा है, तो गुणा हो जाएगा। एस की बात करते हैं तो एस का कोड साथियों प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और के की बात करें तो के का कोड कहाँ, के का कोड ये प्रतिशत है, तो यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा। ऐसा कहां पर है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि BKR है, उसके बाद DNV है, उसके बाद FQZ है। आपको बताने कि यहाँ पर 3 लेटर साथियों कौन से आएंगे, और उसके बाद JWH ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, B से D हुआ यानी कि 2 बढ़ाया गया है, D से F हुआ है 2 बढ़ाया गया, अब इसमें 2 बढ़ाएंगे ना तो साथियों H आ जाएगा। H एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब K 11 पर होता है, N यानी कि यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, N से साथियों यहाँ पर कितना हो गया है, Q हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 3 बढ़ाया है, और साथियों अब यहाँ पर भी 3 बढ़ाएंगे हम, तो मैं कह सकता हूँ 3 बढ़ाओगे साथियों तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, यहाँ पर T आ जाना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर T आपका आ गया। अब इसको देखिए, R से V यानी कि अब 4 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है, तो 4 बढ़ेगा साथियों D हो जाएगा, यानी कि HTD कहाँ पर लिखा हुआ है, HTD आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज वाला सवाल है,
14 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 71 है, उसके बाद 147 है, उसके बाद साथियों 299 है। और अब अगला नंबर साथियों आपको बताने कि अगला नंबर क्या हो सकता है। देखिए 14 से 33 कैसे बनाया गया, अगर हम इसकी गुणा 2 से कर दें यानी कि 14 दूना 28 और फिर इसमें हम 5 जोड़ दें तो 33 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 33 की गुणा 6 से कर दें और फिर से 33 दूना कितना 66 होता है और 5 जोड़ दें तो 71 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार इसकी गुणा साथियों अगर हम 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 142 हो जाएगा और इसमें अगर 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा। यानी कि फिर साथियों यहाँ पर भी हमें पहले 2 से गुणा करना पड़ेगी तो कितना हो जाएगा साथियों 598 हो जाएगा और फिर 5 जोड़ेंगे तो 603 आ जाएगा। तो 603 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल साथियों बहुत शानदार आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आर के एम को वी एफ एस लिखा गया है तो पी एस क्यू को क्या साथियों यहाँ पर लिखा जा सकता है। आप यहाँ पर साथियों देखिए आर 18 पर होता है, वी होता है 22 पर, यानी कि 4 बढ़ाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर भी 4 बढ़ाएं तो पी में 4 बढ़ाएंगे तो टी आ जाएगा। टी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। के 11 पर होता है साथियों एफ, अब इसमें तो माइनस किया गया, 5 माइनस किया गया है तो एस होता है 19 पर, 19 में साथियों 5 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, 14 पर एन होता है। तो टी एन कहाँ पर लिखा हुआ है, टी एन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। एम से एस हुआ है यानी कि 13 से 19 हुआ है तो 6 बड़ा है, तो यहाँ पर भी आपको 6 बढ़ाना चाहिए। क्यू में 13 6 बढ़ाओगे तो साथियों डब्ल्यू आ जाएगा। बिल्कुल सही साथियों, हमारा जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में SINGER को TKROUX लिखा जाता है तो ROOKIE को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं साथियों एस से टी हुआ है यानी कि 1 बढ़ाया गया, आई से के हुआ यानी कि 2 बढ़ाया गया है, एन से आर हुआ है कितना साथियों बढ़ाया गया है, पहले 1 बढ़ाया गया फिर 2 फिर 4 बढ़ा दिया गया, और जी से ओ हुआ है, अब यहाँ पर कितना बढ़ा दिया गया, जी से ओ करेंगे तो साथियों 8 बढ़ा दिया गया। ये तो डबल 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 बढ़ाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आर में अगर 1 बढ़ाएंगे तो साथियों एस आ जाएगा। अब ओ में 2 बढ़ाना है आपको, 2 बढ़ाओगे तो क्यू आएगा और फिर ओ में यहाँ पर 4 बढ़ाना है, 4 बढ़ाओगे साथियों एस आएगा। तो एस क्यू एस कहाँ पर लिखा हुआ है आपका देख लेते हैं। एस क्यू एस है यहाँ पर नहीं है, एस क्यू एस यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आप देखिए साथियों, अब आप इसको बढ़ाइए यानी कि अब इसमें के में कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। तो के में अगर के 11 पर होता है 8 बढ़ाओगे 19 आ जाएगा, यानी कि फिर से यहाँ पर साथियों एस आ जाएगा। तो एस क्यू डबल एस ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल करके जैसे 77 को 11 लिखा गया है वैसे ही 259 को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए 77 को 11 लिखना तो बहुत आसान है, तो 259 को क्या लिखा जाएगा ये बात आपसे पूछी जा रही, कोई दिक्कत नहीं साथियों। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम इस 11 की गुणा 7 से कर देते तो 77 आ जाता है, या ऐसे भी कर सकते हैं इसकी भाग हम 7 से कर दें तो 11 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते साथियों इसकी, देखिए अब एक काम करिए इसकी भाग आप कर लीजिए साथियों किससे, 7 से। तो इसकी भी भाग अगर 7 से करते तो कितना आता है, देखिए 7 या 21 हो जाएगा, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 37 के ऑप्शन में है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 37 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी ना। चलिए तो नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है ना, वो संबंध आपको कार्डियोलॉजिस्ट का किससे होगा, हृदय से, फेफड़े से, पित्ताशय से या साथियों अग्न्याशय से, ये आपको बताना है। नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से अगर संबंध है तो कार्डियोलॉजिस्ट का हृदय से संबंध होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, ये भी साथियों ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में आता है यूपीएससी के एग्जाम में। देखिए कह रहे कि शब्दकोश के अनुसार लगाइए। अब आप देखेंगे कि UNE यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आप देखिए वी पहले आता है या सी, मैं कहूंगा सी पहले आता है, एक से भी पहले आता है, एम से भी पहले आता है। तो सबसे पहले 2 नंबर आ जाएगा, उसके बाद एम आता है, सी के बाद एम ही तो आता है, एक्स थोड़ी ना आ जाएगा ना, वी आ जाएगा। तो साथियों 5 आ गया, तो 2 5 एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब अगर बात करते हैं साथियों एक्स आता है या वी आता है, तो मैं कहूंगा वी आता है, यानी कि 1 आ गया। अब इसमें से चयन कर लीजिए, 2 ही तो बचे हैं, XP पहले आता है, XP L पहले आता है या E, तो E पहले आता है, मैं कहूंगा 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो 25 से 143 कहाँ पर लिखा हुआ है, 25 से 143 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में HIDDEN को IJECDM लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में FELLOW को क्या लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉजिक पहचानना होगा, जैसे कि H जो होता है ना साथियों ये 8 पर होता है, लिख देता हूँ। I 9 पर होता है, D 4 पर होता है, D 4 पर होता है, E 5 पर होता है, N 14 पर होता है। उसी प्रकार I 9 पर होता है, J 10 पर होता है, E 5 पर होता है, C 3 पर होता है, D 4 पर होता है, M 13 पर होता है। देखिए ये 8 से 9 हुआ है ना, ये 9 से 10 हो गया, यानी कि पहले 1 बढ़ाया फिर 1 बढ़ा दिया गया है ना।
उसके बाद 4 से 5 हो गया, फिर एक बढ़ा दिया गया, फिर 4 से 3 हो गया है, एक घटाया गया, फिर 5 से 4 एक घटाया गया, फिर मतलब 3 के शुरू में जो है एक बढ़ाया जा रहा है और फिर एक घटाया जा रहा है। तो इसमें एक एक बढ़ाओ सबसे पहले। एफ के बाद क्या आता है जी, ई के बाद क्या आता है एफ, एल के बाद क्या आता है एम। अब इसमें से एक एक घटाना है, तो मैं कहूंगा के आ जाएगा, एन आ जाएगा और वी आ जाएगा। तो ये कहां पर कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, जी एफ एम के एन वी, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। कह रहे कि यदि सफेद को काला लिखा जाए, काले को भूरा कहा जाए, भूरे को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए और नीले को पीला कहा जाए, तो स्टॉप सिग्नल का रंग कैसा होता है, मैं कहूंगा स्टॉप सिग्नल का रंग लाल होता है। और यहाँ पर साथियों लाल को क्या कहा गया, यहाँ पर लाल को हरा कहा गया है, तो यहाँ पर लाल को हरा कहा गया है, तो आपका जवाब हरा होगा। और हरा कौन सा ऑप्शन में है साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, करके 2 को 3 लिख दिया गया, 5 को 4 लिख दिया गया, तो 8 को साथियों क्या लिखा जा सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। ऐसा तो नहीं साथियों 2 में एक जोड़ दिया 3 हो गया, 5 में एक घटा दिया 4 हो गया। अब या तो साथियों इसमें एक जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, या तो 9 आएगा या 7 आएगा, 7 यहाँ पर है। लेकिन मुझे ये लॉजिक साथियों दमदार नहीं लग रहा है, इससे एक ज्यादा लॉजिक दमदार है ना, इससे ज्यादा एक लॉजिक साथियों दमदार है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 लेटर हैं तो 3 लिख दिया गया, यहाँ पर 4 लेटर हैं 4 लिख दिया गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो यहाँ पर साथियों 5 लिख दिया गया, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए करके, जिस प्रकार प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से है, उसी प्रकार वेब ब्राउजर का संबंध किससे होगा। तो प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है ना, सॉफ्टवेयर डिवाइस है या गूगल है, मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर आपका इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे 15 को जैसे 231 लिखा जाता है, वैसे ही 16 को क्या लिखा जाएगा। अब आपको पता आखिर ये करना है कि 15 को 231 लिखा कैसे जाता है, फिर आपको बताना है साथियों अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा। देखिए अगर हम साथियों 15 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 225 होता है। इसमें साथियों अगर हम 6 जोड़ दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार साथियों 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें साथियों कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो 262 हो जाएगा। अगर 262 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, 262 ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सभी ट्यूलिप, अच्छा सभी फूल ट्यूलिप है, तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए। मान लीजिए फूल हो गया और सभी फूल जो है ना ये क्या है, ये साथियों ट्यूलिप है। कह रहे कि कोई ट्यूलिप सफेद नहीं है, ठीक है, तो कोई ट्यूलिप जो है ना ये साथियों सफेद नहीं है, कोई ट्यूलिप सफेद नहीं है। अब निष्कर्ष की अगर बात करते हैं ना साथियों, तो निष्कर्ष में क्या कहा गया है, देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। करके सभी ट्यूलिप फूल है, भैया सभी ट्यूलिप फूल नहीं है, कुछ ट्यूलिप फूल है, इतने ट्यूलिप फूल है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ ट्यूलिप सफेद नहीं, कोई ट्यूलिप सफेद भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, इसके बाद हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं लाया हूँ साथियों मैथ्स के क्वेश्चन। देखिए सवाल को करेंगे 128 है, उसके बाद 109 है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 77 आना चाहिए, फिर 64, फिर 53 और फिर साथियों 44। तो यहाँ से आपको सवाल को साथियों करना है। एक बार देखिए अगर हम साथियों 128 में कितना घटा दें कि 109 आ जाए, तो अगर मैं कहूँ अगर 19 घटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम 77 में से साथियों क्या घटा दें, 64 आ जाएगा। तो 77 में से अगर हम 13 घटा दें तो 64 आ जाएगा। 64 में तो कितना घटा दें, 53 आ जाएगा। 11 घटा दें और यहाँ पर साथियों 9 घटा दें, तो 9 11 13, तो बच्चा बच्चा बता देगा साथियों यहाँ पर 15 नंबर आएगा, और बच्चा बच्चा बता देगा यहाँ पर साथियों 17 नंबर आएगा, और फिर 19 है। तो 109 में साथियों जब आप 17 घटाएंगे तो 92 बचता है, और 92 में जब 15 घटाएंगे साथियों तो 77 बचता है। यानी कि कुल मिला कि हमारा जवाब जब जाएगा वो 92 के साथ जाएगा, और 92 जिनका भी आंसर है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाए। चलिए तो साथियों कह रहे कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृत संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों 3 से अभाज्य यानी कि 3 से ना भाज्य होने वाली, 3 से ना कटने वाली संख्याएं आपसे पूछी जा रही है। जैसे कि अगर बात करें तो साथियों 2 हो जाएगी, है ना, उसके बाद साथियों 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 20 हो जाएगी और साथियों 22 हो जाएगी। 8 हो गई है साथियों, 8 सबसे छोटी समप्राकृत संख्याएं हो गई हैं, और इनका अब आपको क्या निकालना है साथियों, इनकी अगर बात करते हैं इनका आपको साथियों औसत निकालना है ना, तो इन सबको आपस में आपको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा और इसकी भाग करना पड़ेगी किस संख्या से, 8 संख्या से। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं भी 8 हैं पूरी। तो जोड़िए इनको जरा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 8 14 हो जाएगा, 14 ये आपका 12 13 14 14 14 28 हो जाएगा, और 10 38 हो जाएगा, है ना, 38, और ये कितना हो जाएगा साथियों
48 और 58 हो जाएगा, 58 और 22 और 16 को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो गया, ये आपका 6 7 8 9 96 हो गया। यानी कि अगर बात करते हैं 96/8 आ गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि इनका औसत जो निकल कर आएगा वो 12 निकल कर आएगा। और 12 कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए अनुपात बी का अनुपात क्या है, यानी कि ए की अगर बात करें अगर 9 है तो बी कितना है 7 है। तो इसको आपको साथियों सॉल्व करना, देखना है साथियों कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं 11 ए कितना है 9 है, तो 9 की 11 से गुणा होगी तो 99 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 9 गुणा बी यानी कि 9 गुणा 7, बी क्या है 7 है, तो 7 नीम 63 हो जाएगा, 63 आ गया है ना। चलिए अब अनुपात की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, अच्छा ये तो 99 है ना, 11 गुणा ए है ना, तो 11 गुणा 9 99 आएगा, इसको 99 करो, पता नहीं कैसे मैंने कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणा ए यानी कि 2 की गुणा ए तो कितना आ जाएगा सातों 18 आ जाएगा, और प्लस 7 3 21 हो जाएगा, 21 यानी कि 18 प्लस कितना आ गया 21 आ गया। और ये अब इसको घटाइए सातों कितना 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। इसकी अगर बात करते हैं 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 3 9, 12/13 आपका सातों जवाब आ गया। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपके स्क्रीन पर है, करके 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 17/13 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5/4 है। अब से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आप वर्तमान समय की आयु निकालिए। अगर मान लेते हैं सातों इनकी वर्तमान समय का अनुपात कितना है 5/4, यानी इनकी वर्तमान आयु कितनी है 5x/4x है। और कहने के 6 वर्ष पहले इनका अनुपात इतना था 17/13 था। तो एक काम करिए, इसमें से ये वर्तमान है ना, वर्तमान में से 6 वर्ष घटाइए और देखिए इसमें भी साथियों वर्तमान में से 6 वर्ष घटाइए और फिर इनका जो अनुपात आता है वो 17/13 आता है। तो 17 सातों यहाँ पर 13 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आपका सातों क्या कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि 13 की गुणा 5 से करेंगे तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, यानी कि 65x यहाँ पर आ गया। 13 पंजे 65, 13 छंग 78 हो जाएगा, बराबर आ गया। 17 चौक की अगर बात करते हैं सातों 17 चौक आपका 68x हो गया। 17 छंग की अगर बात करते हैं सातों ये कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा, नहीं 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 पंजे 85 हो जाएगा और 85 जोड़े 102 हो जाएगा, बिल्कुल 102 यहाँ पर आ गया है ना। अब देखिए अब ये 68x है और ये 65x है, 68x में से 65x घटेगा 3x बचेगा, बराबर अगर बात करते हैं एक काम करें मैं आपको देखिए एक तरीके से लिख के बता देता हूँ। ये 68x है, 65x इधर ही आ जाएगा है ना, और ये माइनस का ये उधर चला जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा -78, और इधर क्या बचेगा 3x बचेगा। इसको घटाइए सातों कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो सातों 4 बचेगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, तो कुल मिला के 3x बराबर 24 हो गया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, यानी कि x बराबर 8 हो जाएगा। तो अगर उनकी वर्तमान उम्र ये थी और x बराबर 8 है तो वर्तमान उम्र कितनी निकलेगी 5 8 40 और साथियों 8 चक्कू 32, ये तो वर्तमान उम्र आ गई। लेकिन कह रहे कि उनकी 4 वर्ष के बाद आयु क्या होगी। तो अगर वर्तमान उम्र 40 है तो साथियों ए की 4 वर्ष के बाद उम्र 44 हो जाएगी और साथियों बी की कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो कहने के जो 4 वर्ष के बाद आयु आई उनका अनुपात बताइए, तो इसका अनुपात बताना है 4 कम 4 4 कम 4 4 नीम 36, 11/9 आपका जवाब आ गया और 11/9 ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखिए सातों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर एक दुकानदार 63.60 का लाभ अर्जित करता है। उसका लाभ बताइए, यानी कि उसके लाभ को प्रतिशत में बदलकर बताइए। ये बात सिर्फ आपसे पूछी जा रही है। चलिए देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 400, यानी कि किसी वस्तु पर 400 अंकित रुपए लिखे और 18% की छूट दी गई, यानी कि उसको 82% में बेचा गया है ना। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं इसको कैलकुलेट करा लें साथियों, 5 से कट करें तो 5 चौक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे है ना, 5 8 40 आ जाएगा। यानी कि अब अगर बात करते हैं साथियों 82 और 4.8 की गुणा आप करा लीजिए, ये वो निकलेगा जब 480 रुपए किसी चीज पर लिखे हुए हैं, 18% की छूट दी जाएगी तो वो वस्तु कितने रुपए की जाकर हो जाएगी, ये कैलकुलेट यहाँ से हम निकालेंगे। 8 दूना 16 हो गया, 8 2 64 हो गया और 1 65 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 8 32 हो गए, 6 आ गया, 13 आ गया, 9 आ गया और 3 आ गया। अब एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया। यानी कि अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है 393 रुपए, 393.6 रुपए जो निकल कर आई है वो यही निकल कर आई है।
कि 480 रुपए की कोई चीज़ है, 18% की आप छूट दोगे तो वो वस्तु साथियों 343 की हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उस दुकानदार को 63 रुपए का लाभ अर्जित करता है, यानी कि इस पर 63 रुपए का लाभ अर्जित करता है। तो ये तो बेचने वाला मूल्य है, इसमें 63 रुपए लाभ भी शामिल है। तो साथियों 63 रुपए लाभ भी शामिल है और कह रहे कि लाभ को प्रतिशत में बदलिए। तो अगर लाभ को प्रतिशत में बदलना होता है तो साथियों लाभ हम लिखते हैं गुणा हम 100 लिखते हैं और नीचे हम क्रय मूल्य लिखते हैं। अब अच्छा, क्रय मूल्य कैसे निकलेंगे? ये तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से लाभ जब आप घटाओगे तो आपका क्या निकल आएगा? आपका साथियों क्रय मूल्य निकल आएगा, है ना। ये तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी कि 330 रुपए जो होगा ये आपका क्रय मूल्य होगा। तो 330 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट लगा, पॉइंट हटाइए और 2 0 बढ़ा लीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और साथियों यहाँ पर 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 किया गया। अब इसको कैलकुलेट आप करा लीजिए, आपका आंसर बड़े ही आराम से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 1 मिनट, थोड़ी सी काम नहीं कर पा रही इरेजर। चलिए सही है। तो अब यहाँ पर साथियों हम लोग क्या लिख लेते हैं? अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 212, है ना, 212/11 यहाँ पर साथियों लिख लेते हैं। देखिए साथियों 11 आ गया, 11 एकम 11 हो जाएगा। अब कितना बचेगा साथियों? 10 बचेगा, 102 हो जाएगा, 11 निम 99 हो जाएगा, ये 102 है, 3 बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 19 सही 3/11 कहाँ पर लिखा हुआ है? 19 सही 3/11% का लाभ हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।